नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और लेकर हाजिर हूं आज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है व्यथा ईवीएम की। जी हां, आज न्यूज इंडिया पर ईवीएम अपनी व्यथा खुद बताएगी कि वो क्या कुछ झेल रही है। लोकतंत्र के मंदिर में आवाज को बुलंद करने वाले नेताओं को चुनने में सबसे ज्यादा मददगार, सबसे ज्यादा जरूरतमंद ईवीएम, और जब ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ दिया जाता है, जब ईवीएम पर ही गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, तो उसके बाद ईवीएम अपनी व्यथा कहती है। और आज न्यूज इंडिया पर ईवीएम अपनी व्यथा कहेगी। कैसे? मैं ईवीएम हूं, हिंदुस्तान में चुनाव की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैं चुनावी प्रक्रिया को आसान और निष्पक्ष बनाने के लिए जानी जाती हूं। शुरुआती दौर में मैंने भारत में खूब नाम कमाया। इसी के चलते मैं सबसे बड़े लोकतंत्र में सभी की आंखों का तारा बन गई। ये हम नहीं, ये ईवीएम कह रही है। जरा सोचिए, विचारिए। एक काल्पनिक तौर पर आज न्यूज इंडिया ईवीएम की व्यथा आपको बता रहा है। ईवीएम कह रही है कि मैं आंखों का तारा बन गई क्योंकि मेरे आने से कम समय में चुनावी नतीजे सामने आने लगे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ मेरे सम्मान से खिलवाड़ होना शुरू हो गया। आजकल मैं सुर्खियों में हूं। हर सियासी दल मेरी फजीहत करने में जुटे हैं। हर कोई मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, सियासी जमात मुझ पर किसी खास दल के लिए काम करने का गंभीर आरोप मढ़ रही है। मैं अपनी व्यथा किसके सामने जाहिर करूं? कौन मेरी सुनेगा? क्योंकि मैं ईवीएम हूं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं ईवीएम हूं, व्यथा ईवीएम की। जी हां, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप सभी मेरे नाम और काम से वाकिफ हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान में चुनावी प्रक्रिया की सबसे सशक्त मशीन हूं। मेरा आकार प्रकार बेहद साधारण है, लेकिन मैं अपने दायित्वों का सही और सटीक निर्वहन के लिए जानी जाती हूं। मेरी अहमियत वोटिंग और वोटों की गिनती के वक्त प्रदर्शित होकर सामने आती है। बाकी समय में मैं कहीं पड़ी रहती हूँ। चुनाव के आते ही मेरी खोज खबर शुरू हो जाती है। घंटों के काम को मैं मिनटों में निपटाने के लिए जानी जाती हूँ। मुझे जब हिंदुस्तान ने अपनाया, भारत की आजादी के बाद चुनावी प्रक्रिया में बैलेट पेपर का एक अधिकार था। हिंदुस्तान में मेरे आने से पहले 90 के दशक तक बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाते थे। हालांकि तब वोटों की गिनती में काफी लंबा समय लगता था। इस समस्या से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से साल 1989 में सरकार ने ईवीएम के निर्माण की शुरुआत की। ईवीएम से साल 1998 में पहली बार कई जगह विधानसभा चुनाव कराए गए। धीरे धीरे मेरा इस्तेमाल बढ़ता चला। लोगों ने मेरे काम की सराहना की। मेरी काबिलियत को देखते हुए 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे हिंदुस्तान में मतदाताओं ने मेरे जरिए वोटिंग की। तब से देश में ईवीएम से ही चुनाव कराए जा रहे हैं। अब सियासी दल मुझे बेवफा कहना शुरू कर चुके हैं। अब तो बैलेट पेपर जो रिटायर्ड होने के बाद मेरी फजीहत कर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, ऐसे में मैं आपको बैलेट पेपर के गुजरे हुए वक्त की भी याद दिलाना चाहती हूं। गुजरा जमाना बैलेट का। हिंदुस्तान में आम चुनाव की शुरुआत 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुई थी, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव था।
उस वक्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। उसी समय से चुनावी प्रक्रिया में बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का इस्तेमाल शुरू हुआ था। उस वक्त वोट डालने के लिए मतदाताओं की न्यूनतम उम्र 21 साल थी। वोटिंग प्रक्रिया में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। बैलेट पेपर में पसंदीदा पार्टी के आगे मतदाता मोहर लगाते थे। इतना ही नहीं, बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डालने से पहले मोहर लगाने के बाद एक प्रक्रिया थी पूरी। अगर बैलेट पेपर को सही तरीके से नहीं मोड़ा तो वोट कैंसिल होने का खतरा बना रहता था। लेकिन मेरे यानी ईवीएम के आने से यह प्रक्रिया पूरी तरह से आसान हो गई है। बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स की लूट। समय बीतने के साथ चुनाव में दबंगों का दौर आया। अहिंसा के पुजारी देश में चुनावी प्रक्रिया में हिंसा और खून खराबा होने लगा। बैलेट बॉक्स और पेपर के साथ जमकर लूट। उस वक्त मैं ईवीएम दुनिया की दूसरे देश के बैलेट बॉक्स के अत्याचार का खबर सुनकर मुस्कुराती और अपने ऊपर इठलाती थी, क्योंकि बेचारा बैलेट पेपर दबंगों के जरिए फाड़े जाते थे। बैलेट बॉक्स नदियों के किनारे पड़े मिलते थे। वो भी जमाना था। लेकिन इस बीच हिंदुस्तान की सरकार ने मुझे अपना लिया। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए मुझे लाया। अब तो 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो गए हैं जब चुनावी प्रक्रिया से बैलेट पेपर संन्यास ले चुके हैं और मैं ईवीएम बखूबी भारत में चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचा रही हूं। लेकिन सियासतदानों को मेरे काम की अदा रास न आई। अब मैं आपको अपने ऊपर संदेह और व्यथा से ही वजह बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। ये कहानी, ये काल्पनिक कहानी देशवासियों को यह समझाने के लिए काफी है कि ईवीएम कैसे आई, बैलेट पेपरों का इस्तेमाल किस कदर किया जाता था, कहां-कहां बिखरे पड़े मिलते थे। लेकिन ईवीएम के आने के बाद चुनावी प्रक्रिया बदल गई या यूं कहें सुधर गई। बावजूद इसके ईवीएम को कोसा जाता है, उसके बाद ईवीएम अपनी बात कहती है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएम अपनी व्यथा के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती है, वो तो मूक होकर काम करती है, यानी वो शांत है। बदलते हालात में अब हार का ठीकरा मुझ पर यानी कि निरीह ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। पंजाब चुनाव में पहली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी ने मुझ पर निशाना साधा, यानी ईवीएम कह रही है कि ईवीएम की मुझ पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में मेरा चीर हरण किया गया, यानी कि सौरभ भारद्वाज द्वारा एक डेमो दिया गया था जिसमें यह बताया जा रहा था कि बटन कोई भी दबाएं, पर्ची किसी एक विशेष पार्टी की निकल रही थी। तो ईवीएम उसी को कह रही है कि दिल्ली विधानसभा में तो मेरा चीर हरण तक किया गया। इसके बाद से लगातार मुझ पर आरोप लग रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार, महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी की हार पर मेरे ऊपर कीचड़ उछाली गई और हार का ठीकरा अपनी रीतियों और नीतियों पर न देकर मेरे ऊपर फोड़ दिया गया। यह बात ईवीएम कह रही है, लेकिन मेरे में भी कुछ कमियां हैं। जैसे मैं इनकार नहीं करती हूं, मेरे हाड़मास के शरीर में भी कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। हालांकि समय रहते इससे उबरकर मैं ईवीएम पुनः काम पर जुट जाती हूं। इससे भी लोगों को जब संतोष नहीं हुआ तो मुझे सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया, जिससे आप सभी रूबरू हैं। मैं अपनी बेआबरू की, मैं अपने ऊपर परेशानी की व्यथा विस्तार से बताऊंगी। रिपोर्ट देखिए, ये बात ईवीएम कहती है।
ईवीएम के इस्तेमाल की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी ईवीएम विवाद की है। इन दिनों जो मुझ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो नई है। मुझ पर लगातार बहस हो रही है। कभी वीवीपैट का मसला बनकर मुझे कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो कभी कहा जाता है कि मेरी किसी भी बटन को दबाया जाता है तो मैं एक ही पार्टी के पक्ष में वोट करती हूं। इसके कारण मुझे लगातार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हद तो तब हो गई जब 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, उनके एक जाने माने नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में डेमो देकर मन भर मुझे कोसा। पूरी विधानसभा मेरी जलालत को मूक दर्शक बनकर देखती रही, लेकिन किसी को भी मेरी हालत पर दया नहीं आई। ये पहली बार था जब संवैधानिक संस्था के अंदर मेरी फजीहत हुई। बात इतने पर ही नहीं रुकी। 2019 के लोकसभा में बीजेपी सरकार के दोबारा सत्ता में लौटने पर भी मुझ पर आरोप लगे। इतना ही नहीं, 2024 लोकसभा में भी मुझ पर टेम्परिंग का आरोप लगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस ने जमकर तोहमतें लगाईं। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। बात इतने पर ही नहीं रुकी। इसी साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में मेरे ऊपर जमकर आरोप लगे। मुझ पर जमकर अविश्वास का भ्रम फैलाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में उसी वक्त चुनाव हुआ। वहां मनमाफिक परिणाम आने पर किसी ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। जम्मू कश्मीर में मेरी इज्जत बच गई। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ चुनाव में फिर दबे जुबान से ही सही, लेकिन एक बार फिर सवाल उठे। कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल खड़े किए। पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उठाए मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस को 3 दिसंबर को बैठक के लिए बुलाया है। इतना ही नहीं, शिवसेना के नेता संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो बीजेपी को 25 सीटें भी नहीं मिलती। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करें। अब तक तो मेरी फजीहत होती थी। इतना ही नहीं, अब मुझे सुप्रीम कोर्ट का भी चक्कर लगाना पड़ा। कोर्ट की दहलीज तक मुझे घसीटा गया। याचिका में मेरे खिलाफ अविश्वास जताते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की गई। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। उनकी इस क्रांति का नतीजा निकला ये कि इंडिया को डिजिटल बनाने और दूरसंचार क्रांति में आज अग्रणीय है। लेकिन राहुल गांधी डिजिटल क्रांति के पार्ट को बैकफुट पर धकेलने में जुटे हैं और ईवीएम का लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो इस सवाल पर बटी हुई है। कांग्रेस के जो सोचने समझने वाले और अनुभवी लोग हैं वो मान रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना उचित नहीं है, लेकिन चूंकि कि नेतृत्व ही सवाल उठा रहा है, तो जैसा पार्टियों में आजकल है कि कोई अपने मन की बात नहीं कर सकता, तो कांग्रेस के लोग भी अभी व्यक्तिगत बातचीत में तो कहते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार नहीं करते।
चुनाव लगातार जो हमारे यहाँ हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, चुनाव का तरीका भी बदल रहा है और लगातार हर चुनाव में चुनाव की जो विधि है उसमें काफ़ी सुधार हुआ। पहले चुनाव से लेकर के और अब तक के जो चुनाव है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निरीह पर दया करते हुए तल्ख शब्दों में याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही रहती है, हारने पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया जाता है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मेरी आबरू बचा ली, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, कब तक? क्योंकि राजनीतिक दलों की आंखों में मैं अब खटकती रही हूं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तमाम तोहमतों के बीच ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से संजीवनी मिली तो कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम ईवीएम के बचाव में नजर आए। उन्होंने अपनी पार्टी और सहयोगियों को नसीहत दी। ऐसे में देश में ईवीएम के साथ सियासतदान अब दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में भी ईवीएम के खिलाफ लोग मुखर हैं। दुनिया के जिस देश से ईवीएम से वोटिंग की शुरुआत हुई थी, वहां भी ईवीएम के बजाय अब बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी अब बैलेट से ही वोटिंग हो रही है। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान में आने वाले वक्त में ईवीएम को कारावास हो जाएगी, क्योंकि जब भी देश में मौजूदा विपक्ष हारता है तो हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देता है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जब आप जम्मू कश्मीर में जीते तब आपने ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ा, जब आप झारखंड में जीते तब आपने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, तो फिर जब हारते हो तभी ईवीएम पर क्यों सवाल उठाते हो? इन तमाम सवालों के जवाब को तलाशती हुई ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल पर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है, जिससे हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर निशाना साधते हुए पोस्ट कर कहा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई देशों के चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे को खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल के जिद के पीछे वजह क्या है? ये बात बीजेपी साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं।
ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के साथ ईवीएम की इंटीग्रिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। लेकिन कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने ईवीएम को लेकर पार्टी के नजरिए से दूरी बना ली है। I have a different view about the EVM. I mean, if my senior party colleagues have a different view, it's for them to articulate it. I have been participating in elections which have been using EVM since 2004. I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. भारत की बात छोड़ दें तो दुनिया के दूसरे देशों में भी ईवीएम को लेकर विवाद हो चुका है। कई विकसित देश आज भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, इनमें अमेरिका भी शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन देशों में ईवीएम को लेकर विवाद रहा और क्या थी इनकी वजहें। भारत के अलावा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले देशों में कभी नॉर्वे, ब्राजील, वेनेजुएला, बेल्जियम, कनाडा, रोमानिया, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और फ्रांस का नाम लिया जाता था। हालांकि इसको लेकर कई देशों में विवाद शुरू हो गया, लिहाजा ईवीएम पर कई देशों ने पाबंदी लगा दी और वापस बैलेट पेपर से चुनाव कराने लगे। इनमें सबसे पहला नाम सामने आया नीदरलैंड का। नीदरलैंड ने सबसे पहले अपने यहाँ विवाद होने के बाद ईवीएम को बैन कर दिया। फिर जर्मनी में ईवीएम के इस्तेमाल को मतदान की गलत प्रणाली बताई गई और ईवीएम पर पाबंदी लगा दी गई। इटली में चुनाव के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल की शुरुआत हुई थी, लेकिन वहां भी इसे बंद कर दिया गया है। पुर्तगाल भी इस पर पाबंदी लगा चुका है। फ्रांस और इंग्लैंड में भी चुनाव के दौरान अब बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। हर मामले में तकनीक पर भरोसा रखने वाले अमेरिका जैसे देश के आम चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। कुछ अमेरिकी राज्यों में जरूर इसका इस्तेमाल हो रहा है, पर वो धीरे धीरे बैलेट पेपर की ओर वापस लौट रहे हैं। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है मशीन से छेड़छाड़ या फिर हैकिंग की आशंका। तकनीक के सहारे दुनिया भर में नाम कमाने वाले अमेरिका के बिजनेसमैन एलन मस्क ने भी कुछ महीने पहले ही ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके अलावा समय समय पर दुनिया के कई और तकनीकी विशेषज्ञ भी ऐसा दावा कर चुके हैं। दरअसल ईवीएम को लेकर सबसे बड़ी चिंता साइबर सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए इसको विवादित माना जाता है। इसके अलावा मतदाताओं के पास ईवीएम में यह सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि उनका वोट सही पड़ा है या गलत। इसको लेकर राजनीतिक दल हमेशा से सवाल खड़े करते रहे हैं। तकनीकी खामियां इसका एक और कारण बताया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका में ही देखने को मिला था। साल 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान फ्लोरिडा में बैलेट पेपर की गिनती पर विवाद हुआ था। इसके बाद ईवीएम के इस्तेमाल की कोशिश हुई, तो फिर तकनीकी गड़बड़ियों के कारण इसे बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया गया। इन विवादों के कारण दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में आज भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहां चुनाव के लिए अब भी बैलेट पेपर और बॉक्स का ही इस्तेमाल होता है। हालांकि ऐसे देशों की संख्या अब नगण्य नहीं रही जहां ईवीएम का इस्तेमाल होता है। भारत के अलावा करीब 30 देशों में इसका इस्तेमाल होता है। नामीबिया, नेपाल, भूटान और केन्या जैसे देश तो भारत में बनी ईवीएम से ही चुनाव कराते हैं। इन्होंने भारत से ईवीएम खरीदी है। वहीं बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, रूस, मलेशिया और घाना जैसे देशों ने भारत की ईवीएम में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन ईवीएम अपने ही देश में बेरुखी से बेहद परेशान है। आज उसे ये डर भी सताने लगा है कि कहीं आने वाले दिन में इसके साथ कोई बड़ा आरोप लगाकर काला पानी की सजा न दे दिया जाए।
और बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर की सल्तनत वापस न आ जाए। हिंदुस्तान के लोग एक बार फिर से 3 दिनों तक चुनावी नतीजों के लिए टीवी की टकटकी लगाए बैठे दिखेंगे। खैर, ये तो महज आशंका है, लेकिन ईवीएम तमाम झंझावत से बाहर निकलेगी। उसे उम्मीद है कि अंधेरा छटेगा और नया सवेरा आएगा। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। सुनो बागी